पार्थ गगन लहरी उर्फ पागल, मामा जी मुस्कुराते हुए बोले। ये सुनकर आरुष ने चौंक कर दोबारा तस्वीर को देखा। ये वो पागल, सॉरी आई मीन गगन लहरी, वो लेखक जो, हाँ मैंने सुना तो है इनके बारे में, आरुष ने हैरानी से कहा। हाँ आरुष, ये वही है, एक गुमनाम सा आवारा सा बेपरवाह लेखक जिसकी बातें तो सभी करते हैं पर जानता कोई नहीं और देखा तो शायद किसी ने भी नहीं। आओ। वो आरुष के कंधे पर हाथ रखे उसे वहीं रखे एक सिटिंग स्पेस के पास ले गए और वो दोनों सगौन के शानदार सोफे पर आमने सामने बैठ गए। पिताजी के एक दोस्त थे अमेरिका में, वही जिनके पोते ने पिछले महीने तुम्हें MBA के लिए बुलाया था। हाँ याद आया, आरुष बोला। उसने सर उठाकर सजावटी फायरप्लेस के ठीक ऊपर लगी सुनहरे नक्काशीदार फ्रेम वाली एक विशाल सी तस्वीर को देखा जो उसके नाना और विक्रांत सहगल के पिता की थी। वो भी बहुत ही मशहूर हस्ती थे लेखन जगत की। उनके अनगिनत काव्य संग्रह, सामाजिक कृतियाँ और प्रेम रस की बहुत सी रचनाएं उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई थी। बहुत से छोटे बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा गया था उन्हें। उनकी ख्याति उनके बेटे विक्रांत सहगल की तुलना में कहीं ज़्यादा थी। वो कभी नहीं चाहते थे मैं लेखक बनूं। वैसे भी उनकी और मेरी राइटिंग में ज़मीन आसमान का अंतर था। मतलब कहाँ वो इतने महान साहित्यकार और कहाँ मैं। खैर, एक दिन पिताजी ने घर पर कहा कि उनके एक खास दोस्त ने हम सबको अपने साथ समरगढ़ का महल देखने के लिए आमंत्रित किया है। मेरी भी तब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। हम पूरा परिवार और पिताजी का वो दोस्त और उसके कुछ साथी वो महल देखने पहुंचे। समरगढ़ सुंदर जगह थी और वो वहाँ 3 दिन रुकने वाला था, सो हम भी रुक गए। वो ऊंचाई पर बना महल था। एक शाम पिताजी उसके टेरेस पर मेरे साथ टहल रहे थे और बीच बीच में अपनी डायरी में कुछ लिख लेते थे। लेखक थे और शायद अपनी प्रेरणा की तलाश में थे। मुझे अब भी याद है वो उनका धीरे धीरे से बुदबुदाना और डायरी में लिखना। चलना मेरी फितरत थी, न कदम थके न कलम थकी। कितने छाले कितने घाव थे इस फकीर की झोली में। उफ, मेरी जिंदगी भी कहाँ बेशरम थकी। एक पत्थर के खंबे के पीछे से वो खुरदरी रूखी सी अजनबी आवाज़ आई और पिताजी सकपका गए। उन्होंने पूछा कि कौन है वहाँ, और वो हंसता हुआ सा निकल कर सामने आ गया। मुझे याद है उसके वो फटे पुराने कपड़े और बेघर आवारा लोगों जैसा लिबास। हालांकि पिताजी ने अपने कई लेखों में भर भर के ऐसे लोगों पर दया के घट उड़ेले थे, पर इस वक्त उस अजनबी फटीचर का इस तरह उनकी बात को काटना उन्हें चुभ गया था। उन्होंने उसे कोई लोफर मवाली समझा और तुरंत महल के स्टाफ को बुलवाया। मैनेजर का एक खास आदमी वहां भागता हुआ आया, उस सो कॉल्ड लोफर को देखा और फिर पिताजी को बताया कि एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता ने खासी कीमत अदा की थी उसके वहां होने की। पिताजी हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें यह बात सख्त नागवार गुजरी थी कि वो कूड़े का ढेर भी कोई लेखक था। वह मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। पिताजी वापस अपनी डायरी में गुम हो गए और शायद मैं भी कुछ थोड़ा सा उस लोफर के साथ ही चला गया था। पता नहीं क्या था उस अजनबी शख्स में जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। अगले दिन सब चाय नाश्ते और बातों में व्यस्त थे और मैं सबसे छिपकर भागता हुआ उसी महल में जा पहुंचा। कुछ देर भटकने के बाद वो मुझे एक मुंडेर पर बैठा मिल गया था। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया। पहले तो उसने नाक भौं चढ़ाई, फिर सामान्य हो गया। मैंने उससे बातें की और बातों से ही अंदाज़ा लगाया कि वो क्या करता था। अपनी डायरी लेकर वो कभी उजाड़ खंडहरों में तो कभी बियाबानों में तो कभी बीहड़ों में भटकता, किसी मंझे हुए चित्रकार की तरह, या शायद किसी चित्रकार से भी ज़्यादा गहराई से वो अपने काम को अंजाम देता। कोई चित्रकार तो वही अपने चित्र में उतारेगा ना जो वो देखेगा, पर वो तो अपनी डायरी में वो भी लिखता चलता था जो ऊपर से दिखाई नहीं देता था। बस उसकी नज़रें देख पाती या फिर उसका रहस्य और रोमांच से भरा मस्तिष्क महसूस कर पाता था। वो सब कुछ लिखता जाता। मुझे याद है मैंने उससे पूछा था वो क्या ढूंढ रहा है। उसने बहकते हुए कहा था, चाबी। क्या? चाबी? कैसी चाबी? आरुष ने अचकचाते हुए पूछा। मैंने भी यही पूछा था और उसने हंसते हुए जवाब दिया था कि चाबी से उसका मतलब एक बिल्कुल नई और अलग शुरुआत थी।
कहना था कि वो रहस्य लिखता है और इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, एक चाबी से जो खुद से बड़े ताले को खोलती है। फिर वो ताला खुद से बड़े दरवाजे को खोलता है और अंत में वो दरवाज़ा खुद से बड़े घर को ही खोल देता है। यही रहस्य लेखन का तरीका है। हाँ, बहुत सी चाबियाँ हैं मेरे पास। जब दरवाजे खुलेंगे, लोग कैद होकर रह जाए उसमें। वो अपनी मैली कुचैली सी डायरी को दिखाता हुआ बोला, जैसे वो कोई जादूगर हो और उसके हाथ में उसका पिटारा हो। न जाने कितना कुछ समेटे था वो अपनी उस उधड़ी हुई सी डायरी में। वीरान खंडहरों में फैली अफवाहें, अतीत में वहाँ मारे गए सैकड़ों लोगों की चीखें, पत्थरों से टकराती गूंज, सूखे पत्तों की सरसराहटें। वीरानों की सन्नाटों की भी अपनी ही एक ज़बान होती है, जिसे वो बखूबी न सिर्फ समझता था बल्कि कागज़ पर उतारना भी जानता था। वो प्रेरणा के लिए हमेशा वैसे ही स्थानों पर जाता था जहाँ कुछ रहस्य हो, मिस्टीरियस चीज़ें, अफवाहें, मौत या उससे जुड़ी खबरें, भूत प्रेतों के किस्से। और फिर बस पढ़ता कोई उसके उपन्यासों में कि उन सब को मिलाकर क्या चीज़ तैयार की होती थी उसने। गज़ब। कुछ देर बाद पिताजी वहाँ आ गए और खूब भड़के मुझ पर कि मैं वहाँ अकेला क्यों गया था। वहाँ और भी लोग थे, उनके दोस्त वगैरह, और मुझे बहुत बुरा लगा उनका इस तरह मुझ पर यूँ भड़कना, वो भी सबके सामने। मेरी आंखों में पानी आ गया था। फिर पिताजी के दोस्त ने उन्हें शांत किया और मुझे भी बहलाते हुए कहा कि चलो तुम्हारे नए दोस्त के साथ तुम्हारी एक फ़ोटो लेते हैं। और ये फ़ोटो तभी ली गई थी। विक्रांत सहगल ने फिर से दीवार पर लगी उस तस्वीर की तरफ इशारा किया। उन्हें तो तब पता भी नहीं था कि मेरे साथ जो था वो पागल था, जिसकी आज तक मात्र एक यही तस्वीर मौजूद है। फिर उन्होंने मुझे जल्दी आने को और थोड़ा दूर हट गए ताकि मैं अपने नए दोस्त से गुड बाय कह पाता। सबके जाने के बाद मैं जल्दी से उसकी ओर मुड़ा और अपनी शर्ट में से निकाल कर पिताजी के पास से चुराई हुई एक नई नकोर चमचमाती डायरी उसे दे दी, जो मैं बतौर तोहफा ले गया था। वो हैरान था, कभी डायरी को देखता तो कभी मुझे। जाहिर था कभी किसी ने उससे वैसा व्यवहार नहीं किया था। उसने थोड़े संकोच और खुशी के साथ वो डायरी ले ली और फिर शायद उसे भी लगा कि उसे मुझे कोई तोहफा देना चाहिए, तो उसने वो घिसी पिटी कलम मेरी तरफ बढ़ा दी। न जाने क्यों, पर मैं बहुत खुश हुआ। पता नहीं क्यों उस वक्त अंदर से एक एहसास सा उठ रहा था कि वो कलम मेरे लिए किसी खजाने का दर्जा रखती थी। विक्रांत सहगल उठे, अपनी विशाल मेज तक गए, उसकी दराज खोली और कांच का एक पतला सा केस लेकर आए। आरुष ने देखा कि कांच के एक सुंदर से केस में बहुत ही पुरानी घिसी पिटी सी पुराने ज़माने की कलम थी। तब नहीं पता था कि इस पेन के साथ और भी काफ़ी कुछ दे गया था वो मुझे। वह हल्के से मुस्कुराते हुए उस पेन को देख रहे थे, जैसे अचानक ही बहुत कुछ याद आ गया था उन्हें। मैं भी अब लिखने की कोशिश करता, अब मैं भी चाबियां तलाशता। मेरे लिखने की भी शुरुआत हुई। पिताजी जैसा नहीं, बल्कि उसके जैसा। अब मुझे भी रहस्य रोमांच आकर्षित करते। और फिर याद है मुझे कि कॉलेज के पहले साल में मेरा पहला नॉवेल प्रकाशित हुआ। तब पढ़ने पढ़ाने का दौर था। इंटरनेट, वेब सीरीज़, यूट्यूब का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरी चर्चाएं होने लगी, एक मुंह से दूसरे मुंह तक होती हुई आखिर पिताजी के खानों तक भी खबर पहुंच ही गई। वैसे भी वो नहीं चाहते थे कि मैं लेखक बनूं। जिस पर जो मैंने लिखा था वो तो आग बबूला हो गए थे उसे देखकर। पर अब मैं वही करता जो मेरा मन कहता। मेरे और भी जासूसी उपन्यास प्रकाशित हुए और लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया। कुछ अच्छे पब्लिशिंग हाउस ने भी मुझसे संपर्क किया और मैं फुल टाइम लेखक बन गया और बहुत ही लोकप्रिय भी। साथ ही एक और काम किया मैं अब उस शख्स को ढूंढता जो इन सब की वजह थी। वो लोफर सा लगने वाला आखिर वो कौन था। और फिर कुछ दिनों बाद एक लंबी तलाश के बाद मुझे पता चला कि वो तो गगन लहरी उर्फ पागल था जिसे मैं तलाश कर रहा था। वो दबे छुपे रूप में बड़ा ही मशहूर था, जितना कि उस ज़माने में और बिना सोशल मीडिया के हुआ जा सकता था। उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था, वो बस भटकता रहता था। और आखिर एक दिन वो मुझे मिल ही गया, एक जले हुए हॉस्पिटल के खंडहर में जो अंग्रेज़ों के समय का था। वो ज़रूर वहाँ भी किसी प्रेरणा के लिए मौजूद था।
मैंने उसे बताया कि मैं कौन था और बहुत पहले उससे मिला भी था। जब मैं छोटा था वो मुझे पहचान गया और बड़ी ही आत्मीयता से मुझसे मिला। मैंने उसे अपनी एक नॉवेल की प्रति भी दिखाई और खुशी खुशी बताया कि अब मैं भी एक उपन्यासकार था उसी के जैसा। मुझे याद है तब उसने मेरे गाल पर हल्की चप्पत लगाई थी और पूछा था कि अगर मैं उसके जैसा बनूंगा तो फिर मैं खुद के जैसा यानी अपने जैसा कहाँ बनने पाऊंगा। विक्रांत सहगल हंसे। हर कलम एक बीज है, तो सींच इसे जज्बातों से। सुना है कुछ दरख्तों की ऊंचाइयां आसमान भी भेद दिया करती है। वो फुसफुसाता हुआ मेरे कानों में बोला और हंस दिया। कितनी ही देर मैं आवाक सा उस शक्ल देखता रहा और फिर कहा कि वो मेरे साथ चले, मेरे बुजुर्ग, मेरे गुरु की ही तरह मेरा परिवार बनके। इस पर वो हंस दिए और कहा कि उसे अपने घर के दायरे को चार दीवारी में नहीं बांधना, ऐसे उनका दम घुटता है। मुझे याद है वो सब जैसे कल की ही बात हो। ये आसमान मेरी छत है, ज़मीन मेरा ठिकाना, मुझे कंक्रीट के आलिशान पिंजरे में कैद ना कर। कुछ दिन बाद मैं माँ और पिताजी के साथ विदेश गया था एक समारोह में, जिसमें एक बार फिर से पिताजी को सम्मानित किया जा रहा था और मेरा दिमाग अटका हुआ था उस गुमनाम से लेखक में, जो बस अपने दिमाग में भरा रहस्य पढ़ने वालों के दिलो दिमाग पर लाद के ही खुश हो लिया करता था। मैं लौट आया और अपने एक उपन्यास में व्यस्त हो गया, जिसे जल्द से जल्द मुझे प्रकाशक को सौंपना था। उससे फारिग हुआ तो मन एक बार फिर पागल में उलझ गया। मैंने एक बार फिर उसे बहुत ढूंढा पर अब वो नहीं मिला। शायद वो अब इस दुनिया में ही नहीं था। यह सुनकर आरुष ने चौंक कर सर उठाया और अपने मामा के उदास चेहरे को देखने लगा। उसने ये भी महसूस किया कि अब मामा जी की आवाज़ बड़ी गहरी हो गई थी। क्या? आरुष ने पूछा। हाँ। फिर मैं उस पब्लिशर के पास गया जो गाहे बगाहे उसकी किताबें छापा करता था। उसने कहा मैं बेकार ही दुख मना रहा हूँ। वो आवारा था, फटेहाल था, ये हमारा नज़रिया था, पर अपने नज़रिए से तो वो बहुत संपन्न था। अपनी ज़िंदगी उसने अपनी मर्ज़ी से जी थी। हमेशा गुनगुनाता था वो, होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहज़ादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे। उसका आवारापन उसकी मजबूरी नहीं बल्कि मर्ज़ी थी। खैर, बात तो उस फिल्म की हो रही थी। उसकी कहानी को भी बहुत पहले पार्थ गगन लहरी ने ही लिखा था। मुझे बाद में पता चला, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, कि निर्माताओं ने उससे परमिशन भी नहीं ली थी। उसने अच्छा घसीटा था उन्हें उस मामले में। बाद में वो पैसों से मामला सुलझाना चाहते थे, पर उसने सब पर ठोकर मारी और उनसे सार्वजनिक माफ़ी मंगवाई और एहसान करता सा बोला, जाओ बना लो फिल्म, तुम भी क्या याद रखोगे। फिर? आरुष ने पूछा। फिल्म बनी पर शुरू से ही सब गड़बड़ हुई। कभी सेट पर आग लग जाती तो कभी कोई दुर्घटना। फिर एक दिन फिल्म की एक्ट्रेस दीपशिखा ही गायब हो गई और अब तक उसकी खोज खबर नहीं। मामा जी, क्या ये भी पॉसिबल है कि वो तभी मर चुकी हो? बिल्कुल हो सकता है। और क्या था उस कहानी में? मतलब वही जो फिल्म में दिखाया गया था। ऑलमोस्ट सेम। पढ़ना चाहोगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। आरुष ने चौंक कर सर उठाया और मामा जी ने अपनी टेबल के पास वाले एक कांच से रैक से निकाल कर एक बहुत ही पुरानी पर संभाल कर रखी हुई नॉवल उसकी तरफ बढ़ा दी। आरुष ने देखा कि कवर पेज पर एक युवती का चित्र था और उसके पीछे बैकग्राउंड में एक खंडहर था और बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, 21 साल बाद, लेखक पार्थ गगन लहरी, पागल। रात हो चुकी थी। उस उपन्यास में डूबे आरुष को समय का पता ही न चला। कुछ तो भी कहो, दम तो था बंदे में। पता नहीं लोग पागल क्यों कहते थे उसे। तभी आरुष को लगा कोई उसे देख रहा है। उसने सर उठाया। अरे मामी, आप मुझे बुला लिया होता मैं। बस अब तुम पढ़ो यहाँ और तुम्हारे मामा लिखे वहाँ, और मुझे बना दो भूतनी। खाना वाना खाना है कि नहीं? वो थोड़ा भड़की। अब बस अभी आया मैं, चेंज कर लूँ बस। वो जल्दी से नॉवेल बंद करता हुआ बोला। मामी चली गई। फिर कुछ सोचकर आरुष ने लैपटॉप ऑन किया। 4-5 साइट्स को खंगालने के बाद उसे लिंक मिल गया। वो उस फिल्म 21 सालों का इंतज़ार को डाउनलोडिंग पर लगा दिया और नीचे खाना खाने चला गया। अब उसे महसूस हो रहा था कि उस दिन तो आधी फिल्म उसने दादू के साथ गप्पे मारने में निकाल दी थी। फिर पूरी होने के पहले ही उसका दोस्त आ गया और वो चला गया था।
वो अब ध्यान से पूरी फिल्म देखना चाहता था। खाने पे गपशप और नोक झोंक का माहौल था। मामी के उखड़े मूड को देखते हुए मामा जी और आरुष दोनों ने ही नॉवेल और फिल्मों को चर्चा से दूर ही रखा। वहीं इन सब के अलावा आरुष का कितनी बार मन हुआ कि वो बातों बातों में ये भी पूछे कि उसकी खिड़की से जो दिखती है वो लड़की कौन है। मतलब ज़रा तमीज़ से पूछे कि मामा जी, मामी जी, ज़रा बताएंगे कि आपको मतलब पड़ोसी कौन है। पर उसे लगता कि उसके मन का चोर कहीं उसके चेहरे पर ना दिख जाए। उसने सोचा, छोड़ो, खुद ही पता कर लूँगा। मेरे सामने वाली खिड़की में रहता वो चांद का टुकड़ा आखिर कौन है। खाना पीना मस्ती में ख़त्म हुआ। सबको गुड नाइट बोलकर और अपने साथ एक पानी की बोतल लेकर आरुष सीढ़ियाँ चढ़ने हुए कमरे में आ गया। जो ही वो खुले दरवाजे पर पहुंचा, बत्ती गुल। अरे यार, इसे भी अभी ही। वह बड़बड़ाता हुआ रुक गया और सांसें थामे कमरे में देखने लगा। वह नज़ारा ही कुछ ऐसा था। पूरा कमरा अंधेरा था, पर बिस्तर पर रखे खुले लैपटॉप की स्क्रीन से आती रोशनी में साफ दिखा कि कोई लैपटॉप के सामने खड़ा था। कोई लड़की। वो अपर्याप्त सी रोशनी बस उसके गले तक ही पहुंच रही थी। सर अंधेरे में था, पर आरुष को आभास हो रहा था कि वो जो कोई भी थी वो उसके लैपटॉप को घूर रही थी। आमतौर पर ऐसे में कोई भी पूछता कि कौन है वहाँ, पर अपने चैनल के लिए काम करते आरुष को इतना तो अनुभव हो ही गया था, बल्कि उसे पक्का यकीन था कि वो फ़िलहाल जो कुछ भी था, जीवित इंसान तो हरगिज़ नहीं था। कमरे के तापमान में लगातार गिरावट, उसके रोंगटों का खड़ा होना और सबसे बड़ी बात कि वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी। कोई भी जीवित इंसान थोड़ा तो हिलता है, मसलन सांस लेने के लिए ही सही। और खून जमा देने वाले एहसास के साथ आरुष ने देखा कि वो अंधेरे में डूबा चेहरा अब उसकी ओर मुड़ गया है। वो अब सीधा उसे ही देख रही थी। और बत्ती आ गई। अरे कहाँ गई? यहीं तो थी। अब सामने कोई नहीं था, पर उसे कमरे में जाने से भी डर लग रहा था। उस दिन जमकर बारिश हुई थी और वातावरण में ठंडक थी, पर आरुष पसीने से भीग चुका था। पहली बार शायद वो इतना डरा था। अब जगह जगह कैमरा लेकर भटकते थे तो कुछ मिलता नहीं था, या कुछ मिला भी तो मामूली सा। पर अभी जो कुछ भी हुआ वो इसे ही कहते हैं छप्पर फाड़ के मिलना। क्या करूं? नीचे जाके सो जाऊं? पर फिर सब सोचेंगे क्या हुआ। पर हो सकता है वो नज़रों का धोखा हो। दोबारा दिखी तो सोचा जाएगा। सोचता हुआ आरुष बिस्तर पर लेट गया, जबकि उसके दिमाग का एक कोना जानता था कि नहीं, वो भ्रम नहीं था। कोई सच में यहाँ खड़ा था, मतलब खड़ी थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।